नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम चुने गए विष्णुदेव साय भ्रष्टाचार विवादों से दूर, संघ के करीबी आदिवासी सीटों पर पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाई। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे वह प्रदेश के पहले निर्विवादित आदिवासी सीएम का चेहरा है। रविवार को रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। दोस्तों, राजनीति में विष्णुदेव साय साफ सुथरी छवि और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चेहरा है। विष्णुदेव साय के नाम को बंद लिफाफे में लेकर पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम आए थे। साय ने कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाओ, हम बड़ा आदमी बना देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की 6 चुनाव गारंटियों के तहत 2 योजनाएं शुरू की। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को 2 योजनाओं की शुरुआत की। इनके तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और गरीबों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ये दोनों योजनाएं कांग्रेस द्वारा घोषित 6 चुनावी गारंटी का हिस्सा है। योजनाएं शुरू करने की तारीख कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के साथ मेल खा रही है। दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने यहां विधानसभा परिसर में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रामांक, कई मंत्रियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्यादि उल मुसल्लिन, एआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 2 योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया। बसपा प्रमुख के छोटे भाई के बेटे हैं अभी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। यानी कि मायावती के बाद पार्टी की कमान आकाश के हाथों में होगी। अभी यूपी और उत्तराखंड में पार्टी की जिम्मेदारी मायावती संभालेगी, जबकि बाकी 26 राज्यों को आकाश देखेंगे। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मायावती ने अपने भतीजे को आगे किया है। रविवार 10 दिसंबर को 1.5 घंटे चली मीटिंग के बाद मायावती ने इस फैसले का ऐलान किया। मीटिंग में पार्टी के 28 राज्यों के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं दोस्तों, आकाश मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सार्वजनिक तौर पर मायावती के साथ आकाश पहली बार 2017 में सहारनपुर में नजर आए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास के हमले में मारे गए इजरायली सेना के 5 जवान, 250 आतंकी ठिकानों को आईडीएफ ने किया नेस्तनाबूद। जी हां दोस्तों, युद्ध विराम के बाद हमास और इजरायल के बीच शुरू हुई जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोनों ओर से जोरदार हमले हो रहे हैं। एक तरफ इजरायली सेना हवा और जमीन से एक साथ बम और गोलियां बरसा रही है, तो दूसरी तरफ हमास रॉकेट के जरिए उन्हें निशाना बना रहा है। शनिवार को हमास के हमले में इजरायल डिफेंस फोर्सेज के 5 जवान मारे गए। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में मौजूद हमास के 250 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि हमास के साथ जंग में उनके 5 सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जारी करें फंड या खाली कर दें ऑफिस, बंगाल के बकाये पर ममता बनर्जी का केंद्र पर वार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को एक बार फिर राज्य का बकाया केंद्र की ओर से जारी नहीं किए जाने का दावा करते हुए बीजेपी नीति मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। सीएम ने दावा किया कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1.15 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को या तो फंड जारी करना चाहिए या कार्यालय खाली कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य के बकाये की मांग करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएम ममता ने अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल के बकाया 1.15 लाख करोड़ रुपए का फंड मांगा जाएगा। हम नारा लगाएंगे कि या तो गरीबों का पैसा दो या कुर्सी छोड़ दो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में होगी इंडिया की अगली बैठक, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताई तारीख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने घोषणा की है कि इंडिया अलायंस की 4थी बैठक मंगलवार को होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद यह इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होगी। कांग्रेस नेता ने रविवार को पोस्ट किया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पार्टियों के बीच खींचतान के बीच विपक्षी एकता पर संकट के बादल हैं। जयराम रमेश की यह पोस्ट ऐसे वक्त में आई है जब गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तनातनी जारी और विपक्षी एकता पर संकट मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों, उम्मीद है कि बैठक 4थी बैठक मंगलवार यानी कि 19 दिसंबर को हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट। पान मसाला का ऐड करने पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को नोटिस, याचिकाकर्ता की दलील। पद्म अवार्ड पाने वाले एक्टर्स के लिए ऐसा करना चिंताजनक। जी हां दोस्तों, पान मसाला का ऐड करने पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। इन तीनों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ
खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है। इसके जवाब में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इस मामले में 20 अक्टूबर को तीनों एक्टर्स को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। याचिकाकर्ता एडवोकेट मोतीलाल यादव ने अपनी याचिका में कहा कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके अभिनेताओं के लिए गुटखा और पान मसाला का ऐड करना बहुत चिंताजनक है। ये पदार्थ लोगों के हेल्थ के लिए खतरनाक है। ऐसे में इतने बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे पदार्थों का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, जबकि कारण बताओ नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत। एमबीबीएस का छात्र था। जी हां दोस्तों, आए दिन हार्ट अटैक के डराने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि यह मामले नए नए युवा लोगों में देखे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों मयंक गर्ग नाम का एक युवक बल्लभगढ़ से दिल्ली मेट्रो में सवार होकर आईएसबीटी के लिए जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास उसको अचानक दिल का दौरा पड़ गया और गिर गया। इसके बाद मेट्रो स्टेशन से बाहर निकाला गया और मूलचंद अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे दोस्तों डॉक्टरों का कहना है कि बदली हुई लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका और एक्सरसाइज न करना हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोगा मेडी की हत्या करके चंडीगढ़ भागे थे शूटर। गेस्ट हाउस में नकली डॉक्यूमेंट्स देकर रुके थे, मैनेजर को धमकाया, फोन भी छीना। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के आरोपी चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के होटल कमल रिसोर्ट नाम के गेस्ट हाउस में छिपे थे। यहां से उन्हें शनिवार रात को दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की टीम पकड़ कर ले गई। इनमें गोगा मेडी को गोली मारने वाले शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के अलावा उनका साथी उद्यम भी शामिल है। दोस्तों गेस्ट हाउस में तीनों आरोपी नाम बदलकर छिपे हुए थे। उन्होंने अपने नाम दविंदर कुमार, जयवीर सिंह और सुखविंदर सिंह रखे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने फर्जी आधार कार्ड भी दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोगा मेडी की हत्या के बाद शूटर नितिन फौजी और रोहित ठाकुर राजस्थान के डीडवाड़ा से चूरू दिल्ली रोडवेज बस में बैठे थे। नेशनल हाईवे पर रेवाड़ी के थारूहेड़ा कस्बे में सुबह उतरे थे। इसके बाद ये किसी गाड़ी से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां से हिसार की ट्रेन में पहुंचे। हिसार में यह सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी अपडेट, बड़ा आदमी बना देंगे, जब गृह मंत्री अमित शाह ने विष्णु देवसाय पर दिया था बड़ा संकेत। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर विष्णु देवसाय का नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे कुछ हफ्ते पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दे दिए थे। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विष्णु देवसाय के लिए प्रचार करते हुए कुनकुरी में जनता से साफ कह दिया था कि हम इन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिल गई कोरोना वेरिएंट को रोकने की दवा, एचआईवी से है कनेक्शन, रिसर्च में आया सामने। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक दवा खोजी गई है जिसका एचआईवी से भी कनेक्शन है और वो कोरोना वेरिएंट को रोकने की दवा है जो काफी कारगर है। रिसर्च में शोधकर्ताओं ने कहा है कि हमारे अध्ययन से पता चला है कि CYEP3 एक अवरोधक रेटोनावियर अधिक हद तक केबोबिस्ट को स्वीकार खुराक के नियमों को संयोजित करके विवो में संभावित रूप से प्राप्त सांद्रता पर व्यापक रूप से प्रभावी एंटी कोरोना वायरस एजेंटों के रूप में पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी कि एक दवा है जिसका कि एचआईवी से भी कनेक्शन है, वह कोरोना वायरस को रोक सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराया, 8 विकेट से जीते। अजान अवेश की सेंचुरी, जीशान ने झटके 4 विकेट। जी हां दोस्तों, अंडर 19 एशिया कप में टीम इंडिया को पहली हार का सामना करना पड़ा है। टीम को पाकिस्तान ने 8 विकेट से हरा दिया। दुबई में रविवार को भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 259 रन बनाए। पाकिस्तान ने 47 ओवर में इसके जवाब में 2 ही विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। पाकिस्तान से अजान अवेश ने 105 रन की नॉट आउट पारी खेली। वहीं कप्तान साद बेग और शहजाब खान ने 50 लगाई। उनसे पहले मोहम्मद जीशान ने महज 46 रन देकर 4 विकेट भी झटके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी थी। पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। ओपनर हर्षिन कुलकर्णी 24 और रुद्र पटेल 1 रन पर ही आउट हो गए। टीम ने 46 रन के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सनातन धर्म और हिंदी भाषी राज्यों पर न दे बयान, चुनाव में हार से कांग्रेस आहत, डीएमके को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की गतिविधियां तेज हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने गठबंधन के अपने सहयोगी दल द्रविड़ मुनेत्र करणम यानी कि डीएमके को भविष्य में बयानबाजी को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, खासकर उन बयानों पर जिनकी वजह से हाल ही में कांग्रेस पार्टी को हिंदी पट्टी के राज्यों में भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। अगले साल की पहली छमाही में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम
सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी आम चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने की मुहिम में जुड़ गया है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस ने अपनी लाइन क्लियर करते हुए डीएमके को सलाह दे डाली है कि वो पूर्व में दिए गए बयानों पर भविष्य में ज्यादा सतर्कता बरते। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप ने अब तक लगाए 29 मिलियन पेड़, 2030 तक 100 मिलियन का है टारगेट। जी हाँ दोस्तों, बेहतर भविष्य के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। विश्व आर्थिक मंच के 2023 तक 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने के लक्ष्य के तहत अडानी ग्रुप ने अब तक 29 मिलियन पेड़ लगाए हैं। इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि उनका लक्ष्य इस दशक के अंत तक मिशन में योगदान देने के लिए 100 मिलियन पेड़ लगाने का है। गौतम अडानी ने बताया कि उनका लक्ष्य भारत के तटों पर 37 मिलियन मैंग्रोव पेड़ और 63 मिलियन अंतर्देशीय पेड़ लगाना है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया कि यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि अडानी समूह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रिलियन ट्री कम्युनिटी की प्लेटफॉर्म और 2023 तक 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने की महत्वाकांक्षा के समर्थन में अपनी ऐतिहासिक प्रतिज्ञा पर अमल करना जारी रखे हुए है। इस वैश्विक प्रतिज्ञा में हम 2030 तक 100 मिलियन पेड़ लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैश्विक स्तर पर किसी भारतीय कॉर्पोरेट द्वारा सबसे महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञाओं में से यह एक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 9वें दिन 60 करोड़ कमाने वाली इकलौती फिल्म बनी एनिमल। 660.79 करोड़ रुपए हुआ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 2023 की चौथी और भारत की 12वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर लगातार बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 660 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। रिलीज के 9वें दिन शनिवार को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 60.22 करोड़ कमाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 9वें दिन वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा कलेक्शन करने वाली एनिमल भारत की पहली फिल्म है। वहीं दोस्तों फिल्म क्रिटिक जोगिंदर गुटेजा ने हाल ही में एनिमल की कमाई पर अपडेट दी। उनके अनुसार फिल्म ने शनिवार को 60.22 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जबकि शुक्रवार को फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 37.37 करोड़ की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 660.79 करोड़ रुपए हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्स बॉयफ्रेंड कार्तिक आर्यन के साथ दोबारा काम करेगी सारा। फरवरी 2024 में शुरू होगी भूल भुलैया 3 की शूटिंग, दिवाली पर होगी रिलीज। जी हां दोस्तों, फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चा है कि इसमें कार्तिक आर्यन के अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया जा सकता है। कार्तिक और सारा ने इससे पहले 2020 में रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल में साथ काम किया था। इस फिल्म के दौरान दोनों का अफेयर था, बाद में कपल का ब्रेकअप हो गया था। वहीं दोस्तों बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की माने तो हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 फरवरी 2024 में फ्लोर पर आएगी। इसमें कार्तिक सारा एक बार फिर से साथ काम करते नजर आ सकते हैं। मेकर्स ने इस साल मार्च में इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। फिल्म को दिवाली 2024 में रिलीज करने की प्लानिंग है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा मोटर्स ने 3% तक बढ़ाए कमर्शियल गाड़ियों के दाम। 2% महंगी मिलेगी ऑडी की कारें। 1 जनवरी 2024 से लागू होगी नई कीमतें। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने 10 दिसंबर यानी कि रविवार को अपने सभी कमर्शियल व्हीकल के दाम 3% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बढ़े हुए दाम 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। टाटा मोटर्स ने बताया कि कंपनी इनपुट लागत में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला ले रही है। कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स के भी दाम बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन कीमतें कितनी बढ़ाई जाएगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जल्दी इसका भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा देश की लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां नए साल से कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खत्म ही नहीं हो रहा नोटों का पहाड़। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर रेड में अब तक 318 करोड़ बरामद, गिनती अभी भी जारी। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 318 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। फिलहाल नोटों की गिनती जारी है और यह राशि अभी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। साहू के पास से रिकवर की गई राशि की गिनती आधी रात तक की जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नोटों की गिनती ओडिशा के बोलांगीर में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में हो रही है। इस बीच एसबीआई के अधिकारियों ने कहा कि आधी रात तक सारा कैश गिना जाएगा। इससे पहले आज एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने कहा कि उन्हें नोटों से भरे 176 बैग मिले थे और इनमें से 140 की गिनती कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 50 बैंक अधिकारी 25 मशीनों का उपयोग करके नकदी की गिनती कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुलंदशहर पुलिस ने 300 लुटेरों का डाटा किया ऑनलाइन, अपराध से तौबा करने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बुलंदशहर में पुलिस ने रविवार को अपराधियों की मंडी लगाई। पुलिस लाइन में 300 लुटेरों को जनपद के सभी थानों से बुलाया गया। पुलिस ने परिजनों को भी साथ में बुलवा भेजा था। पुलिस लाइन में पहुंचे लुटेरों का डाटा ऑनलाइन कर दिया गया। एसएसपी ने 3 साल के दौरान लूट की घटनाओं में शामिल रहे लुटेरों को हाजिर होने का फरमान सुनाया था। लुटेरों के नाम, पता, वल्दियत, हाथ का अंगूठा, आई कनेक्ट, बॉडी मार्क की डिटेल पुलिस ने स्टोर किया है। पुलिस ने लुटेरों को अपराध से तौबा करने की चेतावनी दी। लुटेरे जमानत पर जेल से बाहर रह रहे थे। पिछले 3 साल में लूट की एक भी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का डाटा बुलंदशहर पुलिस ने ऑनलाइन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, HDFC शेयर होल्डर्स ने हफ्ते भर में कमा डाले 74,000 करोड़। LIC के निवेशकों की भी बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में खासी रौनक रही। इसी बीच BSE के 30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स ने लंबी छलांग लगाई, तो दूसरी ओर NSE का निफ्टी 50 भी 21,000 के नए मुकाम पर पहुंच गया। इसी बीच दोस्तों मार्केट में पैसा लगाने वालों ने भी ताबड़तोड़ कमाई की। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 10 कंपनियों में से 7 का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 दिन के कारोबार में ही 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया। इस बीच सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC के निवेशकों को हुआ। दरअसल HDFC ने पिछले 3 दिन में 74,000 करोड़ रुपए कमा डाले। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औसतन एक आलू के पौधे से कितने आलू प्राप्त किए जा सकते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि औसत रूप से एक आलू का पेड़ कितने आलू दे सकता है, अगर दोस्तों आप जानते हैं सवाल का जवाब, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।